नमस्कार साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 दिन का चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? जो हमारा सबरीमाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है परम्बिकुलम, असीमित, मुर्दुमलाई, पेरियार। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पेरियार के अंदर हमारा सबरीमाला बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बल है, ऑप्शन नंबर 2 गति, ऑप्शन नंबर 3 प्रयास, ऑप्शन नंबर 4 भार। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयास शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? जो हमारा कारखाना अधिनियम 1881 आया था वो किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 डफरिन के, ऑप्शन नंबर 2 रिपन, ऑप्शन नंबर 3 मेयो, ऑप्शन नंबर 4 लीटन। तो इनमें से कौन से व्यक्ति के कार्यकाल के अंदर कारखाना अधिनियम 1821 पारित किया गया? इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रिपन। रिपन के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1881 आया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई? जो हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना कौन से सन में हुई है? ऑप्शन नंबर 1 1986, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर 3 1996, ऑप्शन नंबर डी 1984। तो हमारा जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना हुई थी सन 1984 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आए बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? जो हमारी मसाई जाति है ये कौन से देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 2 पेरू, ऑप्शन नंबर 3 मेक्सिको, ऑप्शन नंबर 4 केन्या। तो हमारी जो मसाई जाति है ये कौन से क्षेत्र में या कौन से देश के अंदर ज्यादातर पाई जाती है? निम्नलिखित में से आंसर दीजिए। तो हमारी जो मसाई जाति है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है केन्या के अंदर। कहां पाई जाती है? केन्या में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 केन्या। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही जवाब है उसका। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? जो हमारे भारतीय प्रेस है इसके मुक्तिदाता के रूप में कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स वुड। तो इन चारों में से कौन सा हमारा भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में पहचानने वाला शख्स है? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मेटकॉफ। जो हमारा चार्ल्स मेटकॉफ है उसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 है। अगला हमारा प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट कहां स्थित है? जो हमारा फेमस राउरकेला स्टील प्लांट है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। तो इन चारों में से हमारा जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो हमारा जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो कहां स्थित है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। कहां पर है? ओडिशा के अंदर है हमारा राउरकेला स्टील प्लांट। ये जो हमारे जितने भी स्टील प्लांट है इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि हमेशा इसके अंदर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो हमारा सर्विस शब्द है ये कौन से खेल से संबंधित है? इस शब्द को कहां पर कौन से खेल में काम में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट में, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी में, ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी में, ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल में। तो इन चारों खेलों में से जो हमारा सर्विस शब्द है वो कौन से खेल के अंदर प्रयोग किया जाता है? इसका
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल के अंदर। जब भी वॉलीबॉल खेली जाती है तो वहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, सर्विस की जाती है बॉल से, बॉल को मारकर। तो सर्विस शब्द हमारा किससे संबंधित होगा, वॉलीबॉल से। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है। हिमालय फ्रंट फॉल्ट को शिवालिक से कौन सी चीज अलग करती है? ऑप्शन नंबर 1 लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 महान हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 भारत के महान मैदान। तो इन दोनों को, हिमालय फ्रंट और फॉल्ट शिवालिक, इन दोनों को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, कौन सा हिमालय इनको अलग करता है, तो उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आंसर दीजिए सब लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर? यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारत के महान मैदान। ये जो हमारे भारत के महान मैदान है वो हिमालय फ्रंट और फॉल्ट शिवालिक को अलग करते हैं। इन दोनों को अलग कौन करता है? भारत के महान मैदान। अगला हमारा प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई क्या है? जो हमारे ठोस कोण होते हैं इनकी इकाई क्या होती है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 कोण, ऑप्शन नंबर बी डिग्री, ऑप्शन नंबर सी स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर 4 एडियन। तो इन चारों में से हमारी जो ठोस कोण है इसकी इकाई कौन सी होती है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर हमारे जो ठोस कोण है इसकी इकाई होती है स्टेरेडियन। कौन सी होती है? स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स, ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? ये जो हमारी बुक है ये किसने लिखी है और किसने प्रकाशित की है, ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारे पास ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों व्यक्तियों में से जो हमारी किताब है ए बेंच ऑफ ऑल लेटर्स, इसको किसने लिखा है और प्रकाशित किया है, ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स किताब लिखी है और साथ ही में क्या करवाया है, उसको प्रकाशित करवाया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार, ये हमारा करंट जीके से रिलेटेड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर रहा है? हमें यहाँ पर 2018 के अंदर की बात करनी है। 2018 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 3 डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 4 आइसलैंड। इन चारों देशों में से पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारे जो चारों देश हैं फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इन चारों में से सबसे पहले स्थान पर रहने वाला देश हमारा फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एरियन किसे कहते हैं? जो हमारा एरियन शब्द है वो उसे किसे कहते हैं? एरियन। तो ऑप्शन नंबर 1 सुगंधित हाइड्रोकार्बन को, ऑप्शन नंबर बी एल्काइन को, ऑप्शन नंबर सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, ऑप्शन नंबर 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एरियन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर चारों में से हम सिलेक्ट करेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से सुगंधित हाइड्रोकार्बन, एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन चारों में से जो एरिन है, एरिन हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 सुगंधित हाइड्रोकार्बन को। सुगंधित हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? हमें एरिन के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? जो हमारा भारत का संविधान है इसमें टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 9 है, 12 है, 8 है या फिर 10 है। तो कितनी अनुसूचियां हैं उसे हमें यहाँ पर ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधानों में टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 12। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? जो हमारा मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच में जो ग्रह परिक्रमा कर रहा है, जो खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहा है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 उल्का पिंड, ऑप्शन नंबर 2 क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 3 धूमकेतु, ऑप्शन नंबर 4 उपग्रह। तो उस परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ पर जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच के अंदर जो उल्का पिंड खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहा है, उसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर 1 अर्थसंघीय, ऑप्शन नंबर 2 साम्यवादी, ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का एक संघ, ऑप्शन नंबर 4 संघीय। तो हमारा जो भारत का संविधान है, भारत को किस रूप में वर्णित करता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारा जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों का एक संघ। हमारा भारत का जो संविधान है वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? सभी राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक संघ। ऑप्शन नंबर 3 जिसका भी सही है वो बिल्कुल सही जवाब है उसका, राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के तौर पर दिए जाने वाला इनाम कितना है? तो हमारा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे 2020 के अंदर संशोधित किया गया था, उसमें एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, जब भी टीमें खेलती हैं तो वहां पर एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को सिलेक्ट करते हैं, उसे कितना अच्छा प्रदर्शन करने पर कितना इनाम दिया जाता है? तो यहाँ पर हमारा अमाउंट है 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 2 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 7.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 4 1.5 लाख रुपए। तो कितने रुपए उस उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं जो हमारा 2020 के अंदर संशोधन हुआ था, उसके तहत बताना। तो यहाँ पर हमारा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत दिया जाने वाला जो अमाउंट है वो है 7.5 लाख रुपए। कितने होता है? 7.5 लाख रुपए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? जो सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व में जो घोषित मूल्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूनतम बिक्री मूल्य, ऑप्शन नंबर 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर 3 अधिकतम बिक्री मूल्य, ऑप्शन नंबर 4 अधिकतम समर्थन मूल्य। तो इन चारों में से उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हमारा सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तो हमारा जो तवा नदी है, जो नदी की सहायक नदी, तो तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है और वहां पर तवा जलाशय स्थित है? तो हमें यहाँ पर जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, उस नदी को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है हमारा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो इन चारों नदियों में से जो हमारी तवा नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा जो हमारी नदी है उसी की एक सहायक नदी क्या है? तवा नदी है, और तवा नदी के ऊपर एक जलाशय भी स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? तो हमें उस जीवाश्म का को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 है अर्ध विकसित जीवाश्म, ऑप्शन नंबर बी सजे हुए जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी विषम स्थानिक जीवाश्म, ऑप्शन नंबर डी समान जीवाश्म। तो इन चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सही?
यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विषम स्थानिक जीवाश्म। उसे हम क्या कहते हैं? विषम स्थानिक जीवाश्म। हार्ड चैलेंज में हमारे साथ लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।